नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया है। और अभी जहाँ पे आप हैं वो है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है chponline.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। हम चलते हैं सीधे इसके नोटिफिकेशन की तरफ, और ये रहा आपके सामने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड 8 जैन मार्ग सेक्टर 9D चंडीगढ़ का पूरा रिक्रूटमेंट नोटिस। एक एक करके सभी चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी लोगों के लिए वो आप तक पहुंचाई जाएगी। 3 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब जो स्टार्ट है डेट्स, और लास्ट डेट जो होने वाली है वो होने वाली है 31 अक्टूबर। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस वो होने वाली है 4 नवंबर। तो हमारे पास में काफ़ी अच्छा टाइम है, अभी 21 दिन है, और 21 दिन में हम आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर अभी तक नहीं। क्लियर है इतनी बात। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हमको 31 अक्टूबर को रात के 12 बजे से पहले पहले तक भर देना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भाई किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, प्लस उन सभी पोस्ट पे क्या क्या सैलरी हमें मिलने वाली है। क्लियर है। तो टेक्निकल पोस्ट है कुछ। टेक्निकल पोस्ट में सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट है। सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी है, बिल्डिंग में भी है, फिर पब्लिक हेल्थ में भी है। फिर आ गया है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, फिर जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग में भी है, पब्लिक हेल्थ में भी है, और इलेक्ट्रिकल में भी है जूनियर इंजीनियर। ठीक है। एंड देन फिर आफ्टर दैट जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में भी है, और जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल में है। ये तो बात हुई टेक्निकल की। अब टेक्निकल में ये पोस्ट यहाँ पे टोटल दे रखी है 4 1 1, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। टोटल जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया है वो आया है 89 पोस्ट का। क्लियर है। ओके, अगर बात करते हैं सैलरी की, तो जो बेस पे है 15,600 से लेके 39,100 तक का है। जो ग्रेड पे रहेगा वो 5400 का रहेगा। ग्रेड पे काफ़ी सही है, 5400 का ग्रेड पे रहने। कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें 4800 का ग्रेड पे है, और कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें 3200 का ग्रेड पे है। क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉन टेक्निकल में हमारे पास में लॉ ऑफिसर, क्लर्क, इनकी वैकेंसीज आई हैं। ये दो ही पोस्ट हैं जिनमें नॉन टेक्निकल में हमारी पोस्ट निकली है, जिसमें से क्लर्क में सबसे अच्छी पोस्ट आपको दिखाई दे रही होंगी 50। बाकी लॉ ऑफिसर में एक पोस्ट आई। जो क्लर्क का ग्रेड पे है वो 3200 का है, जैसा कि जूनियर ड्राफ्टमैन का है, और लॉ ऑफिसर का 4200 का। ठीक है। तो वैकेंसीज एंड बेस पे और टोटल पोस्ट ये सब कुछ आपके सामने रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम मुद्दे की जानकारियां देखते हैं। जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मैंने अभी बोला भी था chbonline.in। बात करें अगर फीस की, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपके जो एप्लीकेशन फीस है वो पर पोस्ट 800 रुपये की होने। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं तब आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 400 रुपये होने है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तब आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, एप्लीकेशन फी नहीं देना है। ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है। तो आगे निकलते हैं और चीज़ों को आगे और विस्तार में समझने की कोशिश। कुछ अहम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं इनके नोटिफिकेशन द्वारा, और वो ये है कि फॉर टेक्निकल पोस्ट सीरियल नंबर 1A to I ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट। बोले तो क्या होगा कि एक होगा रिटन टेस्ट, और उसके बाद जब रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे एक आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। आगे जरा देखते हैं विस्तार में। जैसे कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे बोला जाएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आना है, हर वैकेंसीज के लिए नहीं है।
तो टेक्निकल पोस्ट में क्या है, आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट इक्वल टू 3 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी शैल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मान लेते हैं किसी एक पोस्ट पे 4 वैकेंसीज थी, तो इनटू 3 12 लोगों को वो क्या करेंगे, डीवी के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स मेरिट ऑन मेरिट इक्वल टू 3 times नंबर कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन। तो ये पोस्ट कौन सी है नॉन टेक्निकल में, लॉ ऑफिसर की है या ना, याद आ गया। नॉन टेक्निकल में 2 ही वैकेंसीज आई थी, एक लॉ ऑफिसर और एक क्लर्क। क्लर्क में क्या है, आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट इक्वल टू 10 times the number of vacancies in each category shall be called for the next stage, that is typing test। तो जो क्लर्क की वैकेंसीज थी उसमें 50 वैकेंसी थी, उसका 10 गुना मतलब कि 500 बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द सेकंड स्टेज who qualify the typing test will be called for verification of document physically before finalizing the selection of the candidate। कैंडिडेट के सिलेक्शन से पहले उसको या उनको, उन सभी बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाए। क्लियर है, तो समझ में आ गया। रिटन टेस्ट सब में होगा, बस क्लर्क की पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी सब में सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपका डीबी हो जाए। क्लियर, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हमें सभी लोगों को थोड़ा सा एक अलर्ट फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म हम रिजेक्ट कर दें कि आपने फीस नहीं भरी है, एग्जामिनेशन फी डिपॉजिटेड इन बैंक अदर देन डेजिग्नेटेड बैंक, कि जिस बैंक में बोला गया है आपसे फीस जमा करने के लिए उसमें नहीं करा, आपने किसी और में भर दिया, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे। वो सारी चीज़ें तो खैर उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि हाँ फॉर्म जब भरें तो सब कुछ सही तरीके से। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई और अदर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है। टेक्निकल पोस्ट में सबसे पहले सब डिविजनल इंजीनियर में 3 कैटेगरीज थी, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल और आई थिंक हेल्थ की थी ना, पब्लिक हेल्थ, राइट। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समझो। बिल्डिंग है तो समझ में आ रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग, तो डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। साथ ही टू पास डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस एज पर PSE क्लास 2 रूल्स और कंप्लीशन ऑफ induction training, ICT skill course that is CCC+ from the government recognized institution or a reputed institution which is an ISO 9001 certified। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अंडरस्टैंड है कि हाँ भाई CCC का सर्टिफिकेट हो या फिर DOE 8CC का सर्टिफिकेशन हो, ठीक है ना, या फिर NIE/LIT का सर्टिफिकेशन हो, साथ में सिविल इंजीनियरिंग का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि टू पास डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस एज पर PSE। तो ये एक अदर रिक्वायरमेंट भी है कि जब आप सर्विस ज्वाइन कर लो तो अब आपको एक डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम है वो भी आपको क्लियर। सब डिवीजन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बाकी सब सेम, जो चेंज है वो सिर्फ वही है ना। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में बस चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। पब्लिक हेल्थ में क्या, डिग्री इन पब्लिक हेल्थ और सैनिटरी और सिविल इंजीनियरिंग, बाकी सब सेम है, ठीक। असिस्टेंट आर्किटेक्ट में आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर में, साथ में वो CCC वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट। जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग सेम सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और फिर CCC का वो होना चाहिए। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि आपको एक जो इंस्टीट्यूशनल एग्जाम है, कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसको क्लियर करना, वो जूनियर इंजीनियर में नहीं है, सब डिविजनल इंजीनियर में था, यहाँ पे नहीं है। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ सैनिटरी और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया है लेकिन वहाँ पे डिग्री बोली गई थी, फिर डिग्री बोली गई थी। डिग्री मतलब हो जाता है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में फर्क है ना, तो यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर, बट
डिप्लोमा है तब भी कर सकते हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा है, राइट। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा है, उसके ऊपर हम जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते, करेक्ट है ना। इतना इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है प्लस आप साथ साथ पीएचडी होल्डर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपकी एज एंड वो सारी चीज़ें मैच। जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर 3 ईयर कोर्स आफ्टर प्री यूनिवर्सिटी एज अ स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और यहाँ पे मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर बोला है, मतलब कि मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में, वो भी हॉर्टिकल्चर एक आपका कोर्स होना चाहिए, स्पेशल कोर्स हॉर्टिकल्चर, करेक्ट है। ओके, तो एंड देन साथ में वो ट्रिपल सी होना। जूनियर इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल में मैट्रिक पास होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड। आईटीआई ड्राफ्टमैनशिप डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरेशन, ये कंप्लीट होना चाहिए, और फिर ट्रिपल सी का होना चाहिए सर्टिफिकेट। सही है। नॉन टेक्निकल में 2 वैकेंसीज थी, एक था लॉ ऑफिसर का और एक था क्लर्क का। लॉ ऑफिसर में फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड क्लास डिग्री इन लॉ with a practice at the bar for minimum period of 1 year or experience of working on a legal post in a government or a reputed private organization for a minimum period of 2 years। आसान भाषा में समझो, या तो पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत कर लो, पहले डिग्री से पास हो जाओ, और अगर पढ़ाई में मेहनत नहीं करी है, सेकंड डिग्री से पास हुए, मतलब सेकंड क्लास से, फॉर एन एग्जांपल वो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास पता है ना आपको, 60 प्लस मार्क्स हैं तो फर्स्ट क्लास होता है, 60 से कम है, 50 से ज़्यादा है, मतलब 50 से 60 के बीच में तो सेकंड क्लास होता है। तो अगर वैसा कुछ सीन है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस एट बार में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लीगल पोस्ट पे वर्किंग, लीगल पोस्ट। अब वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो मैटर नहीं करता। क्लियर है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, एक वैकेंसी थी। क्लर्क में क्या बोला गया है कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो चलेगा, साथ में 35 वर्ड्स पर मिनट वाली इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। लो हाँ, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है तो ज़्यादा अच्छा है कि आपसे फिर वो टाइपिंग टेस्ट भी पूछा गया है, प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल आएंगे जब आपका रिटन टेस्ट होगा क्लर्क का, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होगा। प्लस ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। तो ट्रिपल सी तो सब में है, हर एक पोस्ट में ट्रिपल सी बोला ही गया है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो भैया अब जरा चलते हैं रिटन टेस्ट की डिटेल्स की तरफ। तो रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, कितनी देर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, किन सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा, वो सब कुछ एक बार देखते हैं। तो रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ ओनली, पहली चीज, क्योंकि ये चंडीगढ़ के लिए है, चंडीगढ़ के लोग इसको अप्लाई करेंगे। आउटसाइड चंडीगढ़ भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट चंडीगढ़ के होगा तो ज़्यादा बेटर। एंड इट्स डेट विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स, बता दिया जाएगा आपको। It will be an objective type test of 2 hours duration consisting of 100 objective type questions with multiple choice answers। बोलो हाँ, 100 नंबर का पेपर, 120 मिनट। आगे बढ़ो। फॉर ऑल टेक्निकल पोस्ट एंड लॉ ऑफिसर, ये लॉ ऑफिसर क्या है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है और लॉ ऑफिसर में कितनी वैकेंसी थी, एक वैकेंसी थी। इन सभी में जो रिटन टेस्ट होगा वो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 5 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज नेशनल ओनली, इंटरनेशनल नहीं आएगा, सिर्फ नेशनल 5 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी 5 मार्क्स की, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 5 मार्क्स की, और ये जो 75 मार्क्स हैं ये आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्चर और लीगल, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप
आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर या फिर आर्किटेक्ट, अलग अलग दो हो गए। आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आर्किटेक्ट से रिलेटेड आएगा। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में अप्लाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर का एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, वहां अप्लाई कर रहे हो तो वहां से आएगा। लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लीगल डिपार्टमेंट से आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से प्रोफिशिएंसी पूछी जाएगी उस फील्ड की, और इस तरह से 100 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पूरा पैटर्न चेंज है। इंग्लिश लैंग्वेज 12वीं क्लास तक की 20 नंबर की, जनरल नॉलेज नेशनल ओनली 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड 20 मार्क्स की, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 20 मार्क्स की, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स की। बोला गया था ना क्लर्क में कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो यहाँ रोल हो रहा है कि 20 मार्क्स का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 5 अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे और 100 मार्क्स का हो जाएगा पेपर। क्या सर कोई नेगेटिव मार्किंग है? तो मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन इंग्लिश, हिंदी नहीं होगा। मार्किंग एंड चेकिंग प्रोसीजर, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/4, मतलब एक रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एक रॉन्ग आंसर पे -0.25 मार्क्स। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईदर इन एग्रीगेट और इन ईच पार्ट ऑफ द एग्जाम, मतलब कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं है। एक मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे जितने भी लोग आएंगे उनको दे दिया जाएगा। सही है ना? आगे बढ़, अब यहाँ पे टाई ब्रेकर वाला सीन है कुछ, दो लोगों के सेम मार्क्स आ गए तब क्या होगा, पहला टाई ब्रेकर, दूसरा, फिर तीसरा। तो भाई देख लेते हैं। हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स गेट हायर रैंक, ओल्डर इन एज टू गेट हायर रैंक, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। क्लर्क के पोस्ट पे अगर आपका टाई होता है तो पहले, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि मैथ्स में किसके हायर मार्क्स हैं। और ये हुआ कि भाई मैथ्स के 20 मार्क्स का मैथ्स का पेपर था, दोनों के ही 16-16 नंबर आए हैं। अब क्या करें? तो फिर जो एज में बड़ा होगा, ओल्डर इन एज टू गेट हायर रैंक, अब यहां पे तो आके टूट ही जाएगा ये ब्रेकर, टाई ब्रेकर यहां टूट ही जाएगा, क्योंकि दो लोगों की जिसके मार्क्स सेम हैं, सब कुछ सेम है, उसकी एज भी सेम हो जाए, वो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो फर्क होगा ना। ओल्डर में तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, एज तो देखी नहीं जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के हिसाब से आप 26 साल के हो और आज के हिसाब से मैं भी 26 साल का हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम और आप एज में सेम हो गए। हो सकता है आप जनवरी में पैदा हुए हो और मैं मार्च में पैदा हुआ हूं, तो आप मेरे से बड़े हो गए, है ना? तो वो वाला सीन देखा जाएगा। यहाँ पे तो आके हद में हद टूट ही जाएगा टाई ब्रेकर। और अगर यहाँ भी नहीं टूटता है तो फिर थर्ड टाई ब्रेकर लगाया, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, लकी ड्रॉ निकाल लिया जाएगा, पर्ची निकाल ली। ठीक है। और बाकी जितनी भी सब डिविजनल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर, ये क्या था, JDM ड्राफ्टमैन, JDM जूनियर ड्राफ्टमैन कुछ था, डिवीजन आर्किटेक्ट इंजीनियर, जूनियर ड्राफ्टमैन, वही मैं बोल रहा हूँ, JDM जूनियर ड्राफ्टमैन। ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है, हायर मार्क्स इन इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्चर, लीगल गेट्स हायर मार्क्स। ठीक है। और अगर इसमें भी सेम आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, ओल्डर इन एज, वही वाला सीन है। ठीक है ना? और अगर ये भी सेम आ जाता तो ड्रॉ इन लॉट्स। ठीक। अब बात करें अगर एज की, तो एज 18 साल तो आपकी मिनिमम है और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आपकी 18 साल मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम एज 5 साल बढ़ा दी जाएगी, 42 साल। अगर आप OBC से हैं तो इसमें 3 साल का इजाफा हो जाएगा, 18 से 40 साल। और अगर आप PWD में हैं तो PWD कैटेगरी में अगर आप हैं तो 10 साल बढ़ा दिया जाएगा, 18 से 47 साल। राइट। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानकारी है तो वो एक बार देख लेते हैं। एज सच अब मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बची है, क्योंकि मोस्टली सभी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा दिया गया है।
ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर SC कैटेगरी से हैं आप तो 400 रुपये पर पोस्ट है, बाकी सभी अदर कैटेगरीज के लिए 800 रुपये है, और PWD के लिए कोई भी फीस। क्लियर है? अच्छा, जो पेमेंट होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, उसकी डिटेल्स बता दी जाएंगी, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। किस तरह से करते हैं वो भी पूरा का पूरा दे रखा है फॉर्म। वो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको वहाँ पे पूरा का पूरा वो चीज़ दे दिया जाएगा इसी जगह पे। सही है? सो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि 89 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग फील्ड में पोस्ट आई है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आई है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो सैलरी है वो भी ठीक ठीक है, अच्छी सैलरी है। जो पेपर होने वाला है वो एक रिटन टेस्ट होगा सभी पोस्ट के लिए, और क्लर्क के लिए रिटन प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स के थ्रू गुजरना पड़े फॉर दी सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक कह सकते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। अगर आप इस सब के लिए एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, इस प्रोफाइल में, तो फिर आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेक श्योर कि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर चंडीगढ़। राइट, चलो भाई। और अदर कोई भी जानकारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन, उस पूरे के पूरे डाउट के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अदर नोटिफिकेशंस के बारे में जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे मिल सकें। वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिए, जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, जो भी ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं, उन सभी पे अलर्ट रहिए, और टाइमली बेसिस पे अपने सभी फॉर्म्स को भर के पढ़ाई करके एक अच्छी सी बढ़िया सी जॉब लेके अपने अपने जीवन में आप ख्याल रखिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में विद अ नेक्स्ट न्यू अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड शेयर द सेशन।